जिनसे मजिस्ट्रेट की राय में आदेश आवश्यक है, एक विवरण होगा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष में पेश किया गया है उस विवरण पर विचार करने के बाद आदेश पर प्रति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। और जब इनकार कर दिया है तो इसका अर्थ ये होगा कि उसे परिरुद्ध डिटेंड व्यक्ति को न्यायालय में नहीं लाया जाएगा। जेलर मना कर सकता है कि मैं प्रोड्यूस नहीं करता। तो 267 यहाँ इंपॉर्टेंट था जो हमने देखा कि कब किन परियोजनाओं के लिए डिटेंड व्यक्ति को बुलाया जा सकता है न्यायालय में। तो फर्स्ट बात रही कि अपराध का जब उस पर अभियोग है तो उसके आरोप जो उस पर लगे हैं उनका आंसर देने के लिए, क्योंकि नेचुरल जस्टिस यही है कि उसे अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप को ना साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो उसको दूसरा आता है कि यदि वो कोई विटनेस है किसी मामले में या वो खुद के विरुद्ध लगाए गए आरोप को सक्षम साक्ष्य के रूप में बताना चाहता है, तो यहाँ दोनों ही दशाओं में न्यायिक उद्देश्यों के लिए उसे बुलाया जा सकता है और उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ये बात रही। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए जब वो जारी करता है आदेश तो वहाँ पे काउंटर साइन सीजीएम के द्वारा अपेक्षित है, और यदि सीजीएम का ये विवेक होगा कि वो काउंटर साइन करे या ना करे। यदि वो काउंटर साइन नहीं करेगा तो फिर जेलर बाध्य नहीं है कि वो प्रोड्यूस करे ऐसे प्रिजनर को। अब बात आती है 268। ये थोड़ा 267 के जो आदेश है उसको रोकता है। मतलब प्रश्न ये आ जाता है कि क्या कोई ऐसी स्थिति भी है कि ऐसे प्रिजनर को जब बुलाया जा रहा है और वो उस जेल से ना हटाया जाए, मतलब वो वहीं का वहीं रहे। न्यायालय बुला रहा है फिर भी जेलर नहीं सुन रहा, ऐसी स्थिति है ये। तो 268 ये कह रहा है कि जब 267 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपराजित करने की राज्य सरकार की शक्ति, पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267। तो 267 का ऑपरेशन क्या है कि बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा न्यायालय करता है तो वहां लाया जाता है। लेकिन यहाँ कौन रोक सकता है, कौन ऐसा ऑर्डर जारी कर सकता है? तो यहाँ बात आ रही है कि सब राज्य सरकार इस जो 268 के क्लोज 2 के कारणों से जो उसमें बताए गए हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए वो बातें देखते हैं क्या है। तो 267 के खंड 2 में जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आदेश दे सकती है, साधारण आदेश या विशेष आदेश की ऐसे व्यक्ति को या ऐसे क्लास ऑफ पर्सन व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग है उसे उस कार्य परिरुद्ध डिटेंड स्थान से ना हटाया जाए। तो ये कारण क्या होंगे? तो ये खंड 2 बात कर रहा है कि राज्य सरकार जो ऐसा आदेश जारी करेगी कि ऐसे व्यक्ति कौन होंगे और ऐसा अपराध कौन सा होगा, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि अपराध का नेचर कैसा है उसको ध्यान में रखते हुए, और आधार क्या है जिसके कारण उसे वहां से नहीं हटाया जाना है वो, और जो ऐसे व्यक्ति या वर्ग के जो व्यक्ति है उन्हें कारागार से हटाने की अनुज्ञा दे देते हैं तो पब्लिक व्यवस्था लोक व्यवस्था में विघ्न होने की संभावना है। तीसरी बात आती है कि लोक हित में साधारणतः ऐसा आवश्यक है। तो तीन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आदेश जारी कर सकती है कि ऐसे डिटेन्ड पर्सन को वहां से ना हटाया जाए। तो डिटेन्ड पर्सन को नहीं हटाने के कारण राज्य सरकार देखेगी। तो ध्यान में बातों को ध्यान में रखना है। तो पहली बात रही कि अपराध का जो स्वरूप है, नेचर ऑफ ऑफेंस और आधार। दूसरी बात रही कि जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग है जो डिटेन्ड है उनको हटाने से पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था में विघ्न होगा, पब्लिक अरेंजमेंट में विघ्न होगा, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तीसरी बात आती है आवश्यक है। ये बात कर रहा है 268 का खंड 2। अब बात रही कि हमने 268 के अंदर जो बात की कि राज्य सरकार ऐसे डिटेन्ड व्यक्तियों को उस स्थान से हटाने से रोक सकती है। तो अब मान लीजिए कि हटाने का राज्य सरकार ने आदेश तो दिया है बाद में और न्यायालय ने आदेश कर दिया है पहले कि इनको लाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। तो इसी के अंदर 268 के खंड 1 में कह रहा है कि ऐसा आदेश राज्य सरकार ने बाद में दिया हो या पहले दिया हो,
तब भी प्रिवेल करेगा राज्य सरकार का आदेश। इट मीन्स न्यायालय की बात यहाँ नहीं मानी जाएगी। न्यायालय कहते हमने तो ऑर्डर पहले जारी कर दिया, तो न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी है मजिस्ट्रेट, उसे 268 को देखना होगा। 268 का खंड एक यही कहता है, मैं इसको दोहरा देता हूँ, कि राज्य सरकार उपधारा 2 में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए किसी समय साधारण या विशेष आदेश द्वारा ये निर्देश दे सकती है कि किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को उस कारागार से नहीं हटाया जाएगा जिसमें उसे या उन्हें प्रवृत्त या निरुद्ध किया गया है, और तब जब ऐसा आदेश प्रवर्त रहे, धारा 267 के अधीन दिया गया कोई आदेश चाहे राज्य सरकार के आदेश के पूर्व दिया गया हो या पश्चात में दिया गया हो, ऐसे वर्ग या व्यक्तियों के बारे में प्रभावी न होगा। तो इसमें यही बात निकल के आती है कि यदि न्यायालय ने कोई अपेक्षा करी है, तो राज्य सरकार ने इसके बाद में भी अगर ऐसा ऑर्डर निकाल दिया है कि ऐसी क्लास ऑफ व्यक्ति हैं जो 268 खंड 2 के अनुसार जरूरी है कि इन्हें बाहर उस डिटेंड स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं भेजा जा सकता, तो नहीं भेजने का आदेश कर सकती है। अब बात आती है कि फिर अगेन जेलर को ही यहाँ पर पावर मिल रही है। 269 में कारागार के भाषांतरित अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं के आदेश को कार्यान्वित न करना। टॉपिक ये कह रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज जो जेल का भाषांतरित अधिकारी है, ऑफिस इंचार्ज ऑफ प्रिजनर टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। तो यहाँ पर ऐसी क्या आकस्मिकताएं हैं जब जेलर उसको ये पावर दी जा रही है कि वो 267 की कंप्लाइंस नहीं करे। मतलब 267 में तो अपेक्षा की जा रही है कि बंदियों को लाया जाए, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशंस है जो बात करते हैं, हम देखते हैं। ये कह रहा जहां वह व्यक्ति जिसके बारे में धारा 267 के अधीन आदेश दिया है, यदि वो बीमारी के कारण से या किसी अंग शिथिल्य के कारण से कारागार से हटाए जाने के योग्य नहीं हो, मतलब सिकनेस है उसे या कोई इन्फर्मिटी है जिसके कारण वो अनफिट है, तो उसे वहां से नहीं हटाया जाएगा। सेकंड बात आती है कि किसी भी विचारण के लिए उसे सुपुर्दगी के अधीन है, मतलब किसी ट्रायल कोर्ट में कहीं उसको एक से अधिक अपराध अगर उसने किए हों, तो वो विचारण के लिए सुपुर्द किया हुआ है किसी अन्य न्यायालय को भी, या कोई ट्रायल लंबित है तो उस ट्रायल लंबित होने के दौरान वो किसी अन्य, बात वही आती है कि उस न्यायालय से अदरदेन दूसरे न्यायालय के अंदर कोई ट्रायल में दौरान वो वहां पर उसको बुलाया गया है, वहां पर वो है, या कोई इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ पेंडिंग है किसी अन्य मामले में, तो फिर न्यायालय में वो उस समय नहीं भेजा जाएगा। थर्ड बात आती है कि इतनी अवधि के लिए अभिरक्षा में है जितने आदेश का अनुपालन करने के लिए, और उस कारागार में जिसमें प्रवृत्त या निरुद्ध है उसे वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय समाप्त होने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। फोर्थ बात आती है कि 268 के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिया गया आदेश लागू होता है। तो 268 का आदेश क्या है? 268 का आदेश वही है कि राज्य सरकार ने कहा है कि इसको यहाँ से नहीं हटाना है, तो वो प्रिवेल करेगा। इस कारण से जेलर कह देगा कि मैं यहाँ से नहीं भेजता। तो यहाँ पर जो है ऐसा जेलर उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये बात करता है 268 269 का खंड ए, बी और सी और डी। तो जरा ये लास्ट में चर्चा करेंगे सी क्या कहना चाहता है, इस बारे में मैं भी जानना चाहूंगा। वैसे तो सी के भाई कौन कितनी अवधि है, ये कौन सी अवधि के बारे में बात कर रहा है, कितना समय है, क्या वो 10-20 8-10 घंटे की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। अब जो बात हमने क्लोज बी के बारे में करी कि वो विचारण के लिए सुपुर्द किया हुआ है, सुपुर्दगी के अधीन है, मतलब ये है कि किसी भी न्यायालय में वो अन्य न्यायालय में भेजा गया, ट्रायल के दौरान उसको बुलाया गया है तो वो वहां गया है, या किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो रिमांड पर है, मतलब वहाँ इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य मामले में चल रहा है और वहां पर उसको सुपुर्दगी में लिया हुआ है, रिमांड पर है, तब ऐसा आदेश एग्जीक्यूट नहीं होता है। पर यदि 25 किलोमीटर का दायरा है उस स्थान का,
जहाँ वो न्यायालय है, तो 25 किलोमीटर के दायरे में यदि है तो फिर वो क्लोज बी वाली बात लागू नहीं होगी। क्लोज बी क्या कह रहा है कि यदि वो अन्य न्यायालय को सुपुर्दगी के अधीन दिया हुआ है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको रिमांड पर दिया हुआ है, तब यदि वो स्थान 25 किलोमीटर के अंदर का है तो वहां पर लाना ही पड़ेगा न्यायालय में। तो ये प्रोवाइडेड कहता है इसका 269 का, परंतु यही बात करता है कि 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं है ऐसा स्थान तो हाजिर होने के लिए उसे अपेक्षा की जाएगी। 270 पर आते हैं अब हम, कि बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। प्रेजेंट टू बी ब्रोट टू कोर्ट इन कस्टडी। तो बंदी का जब न्यायालय में वो लाया जाता है तो न्यायालय क्या करेगा? तो यहाँ सामान्य है कि जब न्यायालय में वो आया, न्यायालय में जब उसे लाया गया है तो उसकी हाजिरी अपेक्षित है, तो वहां पर न्यायालय जो है उसकी एग्जामिनेशन कर सकेगा, उसको अभिरक्षा में तब तक के लिए रखवा सकेगा जब तक उसकी एग्जामिनेशन पूरी ना हो जाए। जिस पर्पज के न्यायालय ने बुलाया है, चाहे वो अपने आरोप का उत्तर देने के लिए बुलाया हो या विटनेस के रूप में उसकी एग्जामिनेशन करनी है, तो तब तक उसको न्यायालय अभिरक्षा में उस समय रखवाएगा जब तक उसकी परीक्षा ना हो जाए, या जब तक न्यायालय उसे कारागार को जिसमें प्रयोजन निरुद्ध किया था वापस ले जाने के लिए प्राधिकृत। मतलब ये हुआ कि न्यायालय जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाए जब तक उसको निरुद्ध रखवा सकता है, अपने पास अभिरक्षा में रखवा सकता है, और जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उसको वापस भेज देगा। तो 270 यही बात है इसमें। 271 बात करता है कि कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की पावर। इसका अर्थ ये हुआ कि जब साक्षी जब जो निरुद्ध व्यक्ति है, डिटेंट पर्सन है, उसको न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है, जो कारण 268 में राज्य सरकार के आदेश के कारण जो कारण बताए गए हैं उनके कारण, या फिर वो 269 में जो बताए गए हैं उन कारणों से यदि वो नहीं लाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में कमीशन जारी किया जा सकता है उसकी परीक्षा के लिए। 284 जो है इस बारे में बात करता है, आगे आएगा, नेक्स्ट चैप्टर 23 में आएगा। 23वें चैप्टर में कमीशन जारी करने की बातें की गई है क्लोज बी में। तो वही बात ये कह रहा है कि कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए धारा 284 के अधीन कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चैप्टर 23 के खंड 2B जो भाग बी है उसके अनुसार कमीशन जारी किया जा सकता है, कमीशन जारी करके उसकी परीक्षा की जा सकेगी, और वो प्रोविजंस वैसे के वैसे लागू होंगे जो चैप्टर 23 के क्लोज बी में बताए हैं, जो धारा 284 से 299 के बीच में है। तो ये बात रही प्रिजनर डिटेन्ड व्यक्ति को न्यायालय में लाने के बारे में, उसकी परीक्षा के बारे में, और कब कब उसे नहीं लाया जा सकता इसके बारे में। तो मेरी तरफ से इस चैप्टर की समाप्ति यही होती है। बाकी उमेश सर, एक प्ली बार्गेनिंग के बारे में कुछ बोल दूं मैं, जो कल एक पारस सर का प्रश्न रह गया था। बिल्कुल ओपन सेशन में लेके उनके क्वेश्चन एक बार के लिए वर्मा सर से मेरा थोड़ा आग्रह है कि वर्मा सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि जैसे कई बार मुलजिम जेसी में होता है, उसका रिमांड पेपर ही आता है, तो कौन सी स्थिति में रिमांड पेपर भेज देते हैं वो और कब उसे लाते हैं? क्या ये मन मर्जी से ही करते हैं? क्योंकि कई बार कहते हैं रिमांड पेपर आया उसका और 14-14 दिन की तारीख दी जाती है, तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर हो तो हमें बता दें, उसके बाद हम ये ले लें। हाँ, थैंक यू उमेश जी। वैसे तो दिग्विजय सर ने क्लियर कर दिया इसमें कि कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर वो मुलजिम को लेके नहीं आते, और आप लोग तो डे टू डे डील करते हैं, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो इसमें यही है कि कई बार उनके पास में अप्रोप्रिएट जो गार्ड होते हैं वो नहीं होते उनके पास में, या कई और कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही कारण है इसमें।
रिमांड पेपर भी लेकर के आ जाते हैं। और दिग्विजय सिंह ने काफी कवर कर दिया इसके अंदर, वो एज ए विटनेस भी वो आ सकता है, खुद के मामले में भी या दूसरे के मामले में भी। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक एक्यूज्ड है तो उसको एग्जामिन करने के लिए क्या कमीशन जारी किया जा सकता है? तो ये जो सेक्शन 271 बताया ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कमीशन जारी करेगी कोर्ट तो वो बंदियों के ऊपर भी लागू होती है, चाहे वो स्वयं साक्षी हो या कोई और कारण भी हो। तो उसके लिए भी कोर्ट जो सेक्शन 284 के प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है, तो वहां पर वो क्या उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है, यानी कि उसको माफ कर सकता है, और जेल के अंदर भी उसके बयान लिए जा सकते हैं, उसके लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है, वो सेक्शन 271 में बताया है। और इसके अलावा कई बार देखते हैं कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं वो बताया गया उसके अंदर। और एट टाइम्स हमने देखा होगा कि जैसे आतंकवादियों के मामले के अंदर कोर्ट के अंदर इवन जो प्रिसाइडिंग अफसर है वो भी जाता है वहां पर, यानी कि कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो उसको आरोप सुनाया जाना है, अब वो फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी अगर उसको नहीं लाया जा सकता तो उस पर्पज के लिए इवन हम कई मामलों में ऐसा होता हम सुनते भी हैं, जैसे वो कसाब के मामले में हुआ था, तो उसका जो पूरा ट्रायल था वो जेल के अंदर ही एक स्पेशल सेल बना दी थी उन्होंने, और जो प्रेसाइडिंग अफसर वहां जाकर के और वहां वो उसका पूरा ट्रायल होता था। तो अब ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, और इसमें राज्य सरकार का एक राइडर है इसमें। वो राइडर क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर प्रिवेल कर रही है तो राज्य सरकार का आदेश है दैट विल प्रिवेल ओवर द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट और ऑर्डर ऑफ द जुडिशियल कोर्ट। हाँ, क्या क्वेश्चन था, किसने पूछा सीपीसी का, थोड़ा रिपीट करेंगे? नहीं, कमीशन ही होता है, वेदर इट इज सीआरपीसी और इट इज द सीपीसी। कमीशन अगर मान लो किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन जारी किया जाता है तो एनीवेयर वेयर इज लोकेटेड, वो इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, जेल में है, या और कहीं पर है, तो ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। और एक जो 269 में दिग्विजय सर ने जो बताया, जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट ये कह रहा है कि इज इन द कस्टडी फॉर अ पीरियड विच वुड एक्सपायर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लाइंग विद द ऑर्डर एंड फॉर टेकिंग हिम बैक टू द प्रिजन इन विच ही इज कन्फाइंड और डिटेन्ड। तो अब इसका मतलब तो यही है कि ऑलरेडी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्शन वारंट के ऊपर कहीं दूसरी जगह ले जाया गया उसको, अब प्रोडक्शन वारंट के लिए भी एक कोर्ट है जो प्रोडक्शन वारंट जारी करने के टाइम पे एक ऑर्डर देती है, भाई इतने दिन के लिए हमें चाहिए ये आदमी कस्टडी के अंदर। तो जब तक वो प्रोडक्शन वारंट की अवधि पूरी नहीं होती या जब तक उसको लौटाया नहीं जाता, तो अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके पहले का कोई टाइम दिया गया है तो उस पीरियड के अंदर ये संभव नहीं होगा कि प्रोडक्शन वारंट समाप्त होने की जो समय सीमा उसके पहले उसको ला करके न्यायालय में पेश किया जाए। तो आई थिंक ये जो गैप पार्ट है ये यही कह रहा है इसके बारे में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। अब सर मैं भी इसमें थोड़ा करना चाहूंगा। एक प्रश्न वैसे जनरल नॉलेज के हिसाब से बन सकता है कि क्या कोर्ट के आदेश पर सरकार का आदेश अधिभावी प्रभाव रखता है, और यदि रखता है तो वो सीआरपीसी में कहां पर है? तो इसका कोई आंसर देना चाहेगा? दोबारा रिपीट करना। अपन मानते हैं सर कि कोर्ट का आदेश सुप्रीम होता है, कोर्ट ने कोई आदेश कर दिया तो उस आदेश के ऊपर सरकार का आदेश अधिभावी प्रभाव रखता है क्या? यदि रखता है तो इसके प्रावधान कहां पर है? बताएं कोई इसमें। सर 268 है, 268 है सर, ये यही है। बिल्कुल बिल्कुल इसी चैप्टर में है वो। नजर में है। गणेश जी ने बिल्कुल सही बताया
कि ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर सरकार, कोर्ट ने आदेश कर दिया कि मुलजिम को पेश करो, और सरकार को लगता है 3 परिस्थितियां हैं कि लोक व्यवस्था में विघ्न होगा, या अपराध की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसको नहीं हटाया जा सकता, या लोकहित कोई हो। तो उनको ध्यान में रखते हुए यदि सरकार ने कोई आदेश दे दिया, चाहे वो आदेश कोर्ट के आदेश के बाद में दिया हो, पहले दिया तो है ही, तो उस स्थिति में कोर्ट के आदेश के ऊपर अभिभावी प्रभाव सरकार का होगा। तो ये एक प्रश्न 268 का बन सकता है। अब हम आगे चलते हैं और दिग्विजय सर कल प्लीबाग पर हमको कुछ और अपडेट करना चाहते हैं। तो दिग्विजय सर, स्वागत है आपका। मेरा भी एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा डाउट था। ये जो नारीशाला होती है, क्या ये कारागार की श्रेणी में आते हैं क्या? सभी से है मेरा क्वेश्चन तो, कि जो नारीशाला है क्या वो कारागार की श्रेणी में है या नहीं? ये तो सर आपका प्रश्न इसमें 264 में छिपा हुआ है। हालांकि नारीशाला शब्द नहीं है वहां, और नीचे है कोई सुधारालय, बोस्टल संस्था या इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था, तो उसमें ले सकते हैं इसे। और साथी लोग अपडेट करें, शायद पारस जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पारस जी प्रश्न पूछते हो, कभी आंसर भी दो, अपडेट करो। नहीं सही कह रहे हो सर आप। राजकुमार जी का जो क्वेश्चन था आपने सही बताया, तो नारीशाला भी उसमें आती है। हो सकता है इसमें आंसर है राजकुमार जी। राजकुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? और मैं वही है, यही चीजें हैं, जैसे जो सब क्लोज टू है इसका सेकंड जो सुधारालय है, रिफॉर्मेटरी, उसी में नारीशाला है या बाल सुधार गृह है, या स्थायी रूप से जो कोई ऐसी संस्था है जो बच्चों को वहां रखती है, वो सारी चीजें इस चीज में जो इंक्लूड है वो हो जाती है सुधारालय में। तो यही था कई बार। बोस्टल संस्था क्या है? बोस्टल संस्थान तो सिर्फ बालकों से संबंधित है, बालकों के बाल अपचारी है उनके सुधार के लिए। किया है, कहना चाह रहे हैं गणेश जी? हाँ सर, एक बार पहले बोस्टल को सर पूरा कर लें, फिर मेरा एक क्वेश्चन आगे। ठीक है, बताए दिग्विजय जी। हाँ सर, वो बता दिया उन्होंने। लीगल ग्लोसरी है उसमें तो यही है कि बाल सुधार गृह या बाल अपचारी कोई भी है उसके सुधार से संबंधित है, ये बस उनके बारे में यही कहता है बोस्टल संस्थान। ठीक है सर, गणेश जी आए आप, बताए, पूछा। सर मेरा जेल से संबंधित ही है सर, जो जैसे कि ओपन जेल कहीं रहती है, जैसे जयपुर में ओपन जेल है, तो क्या ये जो ओपन जेल है ये कारागार की श्रेणी में आती है? बिल्कुल, आपका आंसर भी इसी में छिपा हुआ है। कारागार में पहला जो है फर्स्ट, कोई नामी जेल ही है ना, उसमें खुली है। विशेष आदेश द्वारा। फिर उसमें तो सर आदमी उसमें तो खुले में विचरण मतलब आ जा सकता है, जैसे परिधि होती है 2-5-10 किलोमीटर की। इसका मैं बता दूं क्या है। जो जेल है वो जेल का जो उद्देश्य है उसको रखने का, वो सुधारात्मक है कि समाज से दूर हटकर जो इसने ऑफेंस किया है उसमें सुधार लाया जा सके, इसलिए समाज से हटकर उसको एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। अब वो जो जेल है वो उसे कुछ लिमिटेड दायरे में भी रखा जा सकता है, या जैसे उसमें सुधार हो गया है, ऐसी श्रेणी के वो निकट आ गया है जो उसे सामाजिक स्तर पे भी उसको जोड़ा जा सकता है, तो फिर वहां दूसरी कैटेगरी बना दी गई है, वो है ओपन जेल, जिसमें वो क्या कह रहा है, दिन में बाहर रह सकता है, वो जो रात में है वो उस जो जगह है पर्टिकुलर जो ओपन जेल है वहां रखा जा सकता है। तो ये सुधारात्मक है, धीरे धीरे उसे सुधार आते जाते हैं, धीरे धीरे उसे छूट दे दी जाती है। तो वो भी जेली का प्रकार है, वो जेली है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि जैसे मान लो उसका घर हो या सोसाइटी वगैरह हो। बाकी ये है कि उसमें कम्युनिटी और सोसाइटी का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, और एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें कि वो वापस सोसाइटी में जो है वो समावित हो सकता है। तो इन संभावनाओं को जो है वो ओपन जेल के रूप में दिया गया है। जी सर, थैंक यू सर। हेलो। अब सर एक प्रश्न और ले लेते हैं, फिर दिग्विजय जी आप लेंगे।
269 में आपने सी के बारे में पूछा था कि वो आप समझाएं, तो कोई समझाना चाह रहा है कि सी का मतलब क्या है? ये तो बता दिया ना वर्मा सर ने। कब ऐसी स्थिति बनेगी? वर्मा सर ने बताया था। समझ आ रहा, मैं बताऊं क्या इन्होंने बताया था बताओ। कि कोई कोर्ट है तो किसी को प्रोडक्शन वारंट पे देती है, किसी अन्य जो कोई मुलजिम है उसको किसी अवधि के लिए अपने पास बुलवाती हो, जैसे 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, और उससे पहले वो जो अवधि खत्म नहीं होती कोई दूसरा कोर्ट मांग कर लेता है उसकी, तो जेलर ये कह सकता है कि अभी वो दूसरी जगह है, तो वो पेश करने के लिए उसको मना कर सकता है। नहीं सर, शायद ये नहीं है, वो आप बी वाला बता रहे हो आप। नहीं, सी वाला है सर। नहीं पारस, सी इसमें नीचे एक और ये थोड़ा देखो, अलग है। उसमें ये देखो, उसे वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती है, ये चीज है। ये चीज है। हाँ, तो यही तो है ना कि वो जेलर है ना, किसी दूसरे को दे चुका है 7 दिन के लिए, तो समय तो समाप्त नहीं हुआ ना। उससे पहले कोई दूसरा कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि भाई मेरे को दो, तो समय समाप्ति नहीं हुआ उसका 7 दिन। ये कहना है शायद सर ऐसा है, वैसे मिक्स हो रहा है, बी और सी मिक्स हो रहे हैं। आप बी का बता रहे हो जितना मैं समझ रहा हूँ। बी है विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन, तो प्रोडक्शन वाली चीज तो बी में आना चाहिए। सी जितना मैं समझ रहा हूँ उसमें बी में तो ये है, सिंपल है सर कि किसी को दे दिया 1 दिन के लिए, और सी में यह है कि किसी लिमिटेड टाइम के लिए दिया है, 7 दिन, 10 दिन, 5 दिन, तो वो जो अवधि समाप्त नहीं हो जाती उसके लिए, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। फिर वर्मा जी, अब मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक दृष्टि से मैं भी मेरी बात रख दूं, फिर वर्मा सर से लेंगे फाइनल। मैंने जितना समझा है इसमें इतना है कि बंदियों को 1 दिन के लिए हाजिरी के लिए लेके जाते थे। आज उसकी पेशी है और कोर्ट ने पहले से या रिमांड पेपर चल रहा है कि पेश करना है या किसी कारणवश बुलाया है, तो ये पूरा सेक्शन है कि कौन सी दशाएं हैं जब जेल का बार साधक अधिकारी उसे कार्यान्वित नहीं करेगा, तब जेल उसको लगता है कि आज ये दिन में 12 बजे तक या फिर इतनी बजे तक छोड़ दिया जाएगा। अब उसे लगता है कि मैं कोर्ट लेके जाऊंगा और वापस लाऊंगा, उससे पहले इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी, तो ऐसी दशा में वो लिख के भेज देगा कि आज ये कारण रहा, इसलिए बंदी को पेश नहीं किया जा सकता, जितना मैं समझ रहा हूँ। अब वर्मा सर या राजकुमार जी या दिग्विजय जी अपडेट है। वर्मा सर, हाँ ठीक है उमेश जी, इंटरप्रिटेशन तो आपका वाला भी निकल रहा है इसमें। इंटरप्रिटेशन तो आपका वाला भी निकल रहा है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए उसको डिटेन किया गया है, और कोर्ट से मान लो इस तरह का कोई ऑर्डर आता है कि उसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि जो जेल अथॉरिटी है कि क्या उसको लेकर के, और वो मजिस्ट्रेट साहब का आदेश उसकी पालना करेंगे या उसको रिलीज कर देंगे। तो अब ये कंफ्यूजिंग स्थिति है। तो मेरे ख्याल से अगर उसका टाइम एक्सपायर भी हो रहा है, तो क्या जेलर है अथोराइज है क्या कि कोर्ट के आदेश को साइड में रखते हुए उसको रिलीज कर देगा? फिर कोर्ट का आदेश कैसे कंप्लाई होगा, कंप्लायंस कैसे होगी उसकी? जो आपने बताया ना 12 बजे का टाइम है, अभी तो 269 बनाया गया है। गणेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? गणेश जी बताएं। सर इसमें जेलर सर मना नहीं कर सकता सर, वो जेल मैनुअल के हिसाब से चलेगा, जो कि हर स्टेट का अलग अलग जेल मैनुअल जो बना हुआ है ना,
जैसे मैं एक थोड़ा सा एक पूर्व का उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे कि कोई दिल्ली स्टेट का जो यूटी का जो जेल मैनुअल बना हुआ है कि साहब अगर किसी एक केस में ट्रायल हुआ है, कंबाइंड ट्रायल हुआ है, तो हम माइंड, और अगर किसी साथ में डेथ पेनल्टी भी है तो साथ में डेथ पेनल्टी देना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि एक की याचिका खारिज हो गई तो एक को लटका दो, फिर बाद में को दूसरे को बाद में देख लेंगे, सारी रेमेडी खत्म हो गई है उसकी। तो यही कारण रहा कि निर्भया केस में सबको साथ में फांसी दी गई, और एक एक करके उन्होंने एडवोकेट एसपी सिंह ने एक एक करके एक एक रेमेडी का यूज किया। तो सर वो प्रत्येक स्टेट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा अलग से जेल मैनुअल बने हुए हैं। और मैं सर यहाँ वर्मा सर की बात का थोड़ा सा समर्थन यहाँ करता हूँ कि वो कोर्ट की आदेश मानने के लिए डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, यदि कोई ऐसा स्पेसिफिक उसके जेल मैनुअल में लिखा हुआ है तो। ओवर टू श्री वर्मा सर। सही कहा आपने गणेश जी, इंटरप्रिटेशन तो बहुत निकलता है, पर अल्टीमेटली ये होगा कि वो ये कह रहा है ना कि कार्यान्वित नहीं करना, ये कह रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट द ऑर्डर इन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। अब कॉन्टिजेंसीज इसमें वर्ड यूज किया है। अब कॉन्टिजेंसी के आधार पे क्या मजिस्ट्रेट, ये क्या जेलर एम्पावर्ड है कि वो मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना नहीं करे? अब या तो क्या है कि वो उसको या तो प्रायर परमिशन लेगा। अब मान लो कोई डिटेंशन में है या कस्टडी में है, क्या गारंटी है कि उस व्यक्ति को वो अवधि रिलीज होने के बाद में वो न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो जाएगा? क्या वो बाउंड है उसके लिए? अब उस कंडीशन में ये है कि या तो जेल अथॉरिटी है वो फ्रेश आदेश ले मजिस्ट्रेट से कि जो उसकी डिटेंशन की अवधि है वो इतनी तारीख को समाप्त हो रही है, और हमारे जो गणेश ने बताया जेल मैनुअल के हिसाब से हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये उस कंडीशन में या तो वो फ्रेश ऑर्डर सीक करेगा, और अगर फ्रेश ऑर्डर वो प्राप्त नहीं करता है तो उस कंडीशन के अंदर वो ड्यूटी बाउंड है कि मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किया है उसका कंप्लायंस वो करे। अब दोनों चीजें इसमें है। तो अब ये जेलर पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो जेल मैनुअल से बाउंड है तो ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली, लेकिन सेम टाइम इंटीमेशन शुड बी गिवन टू द कंसर्निंग मजिस्ट्रेट आल्सो। तो मजिस्ट्रेट का आदेश है उसका भी वो अवहेलना नहीं कर सकता। तो इसमें यही तो बताया है डी के बाद में, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन shall abstain from carrying out the court's order and shall send to the court a statement of reasons for so abstaining। तो वो अपना कारण भेजेगा। हालांकि ऐसी परिस्थितियां बहुत कम है कि जैसे 1 महीने का कारावास मिला और वो आज खत्म हो रहा है, अब ऐसा फिक्स नहीं हो, रात को 12 बजे तक रहता होगा, भाई कब तक छोड़ेंगे या टाइमिंग क्या है उसकी, टाइम के हिसाब से तो रहता नहीं। तो ये जो सी है उस परिस्थिति में बनाया है। अब एक दिन पहले अगर खत्म हो रहा है, नाइट को नहीं छोड़ा, अगले दिन के लिए है, तो उसके लिए असमंजस है, मैं इसे छोड़ू या क्या भेजू, तो कारण भेज सकता हूँ वहां पर। 30 दिन पूरे हो गए, आज रात 12 बजे। हाँ सर सुनो, अब इसमें लिखा है कि वहां कारागार का भार साधक अधिकारी न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा और ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेजेगा। अब न्यायालय को कब भेजेगा? वो ड्यू डेट के दिन ही भेजेगा वो। तो ये जो विवरण है वो भेजेगा न्यायालय को, उसको रिलीज करने के बाद में भेजेगा या रिलीज करने के पहले भेजेगा? एक वो भी क्वेश्चन है। क्या वो लिख के देगा साहब मैंने तो रिलीज कर दिया इसलिए आपके आदेश की पालना नहीं की मैंने? तो सर किसी दूसरे कोर्ट का तो आदेश का पालन करता है, वो दूसरे कोर्ट के आदेश है कि इसको इतने दिन तक प्रिजन में रखें, ये तो हैबियस कॉर्पस लग सकती है सर। दूसरी कोर्ट कैसे? जैसे 2 कोर्ट है, एक कोर्ट के आदेश से 3 की सजा हुई है और वो आज खत्म होने वाली है या हो गई, और दूसरे कोर्ट ने उसे पेशे के लिए बुलाया दूसरे में, तो वैसे भी तो दशा हो सकती है। हालांकि इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, हम बहुत गहराई में जा रहे हैं, तो पर आंसर निकल के आ गया सर, ऐसा नहीं है।
कि कोर्ट का आदेश यहाँ पर सुपीरियर होना चाहिए, पर इस सेक्शन के बनाने की मंशा यही थी। अब ये सी वाली कंडीशन कभी देखी नहीं और सुनी भी नहीं, कभी कोई ऐसा आया नहीं, ये तो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, देखा जाए ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि भाई वो जेल जो रूल्स हैं उसके जो गणेश चलो ठीक है सर। अब बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताएं सर, बताएं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है ये। अब ये क्या है कि डेफिनेटली अगर उसके पास में पहले इंफॉर्मेशन आ गई, मजिस्ट्रेट की इंफॉर्मेशन पहले आ गई दैट सो एंड सो पर्सन इज रिक्वायर्ड, ही इज टू बी एग्जामिन्ड बिफोर द कोर्ट। अब ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसके लिए अगर या तो उसको रिलीज करेगा ही नहीं, वो रिलीज करने के पहले वो आदेश लेगा कोर्ट से कि जिस तारीख को आपने बुलाया है उस तारीख को तो वो रिलीज रहेगा, हम उसको और ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। तो ये है कि छोड़ने के बाद में वो कहे जाकर के कोर्ट को कि साहब मैंने तो उसको छोड़ दिया क्योंकि मैं इतने दिन तक उसको रख सकता था, आई थिंक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। या तो रिलीज करने के पहले वो फ्रेश ऑर्डर लेगा मजिस्ट्रेट से। बिल्कुल सर, ये आंसर निकल के आ गया था हमारे। ये भी हो सकता है ना, जैसे अगर क्योंकि वो पहले से आदेश आया हुआ है। बोले राजकुमार जी, बोले राजकुमार सर। नहीं, मैं तो वही कह रहा था कि जैसे कोर्ट ने जो रिमांड पेपर है उस पर डेट तो पहले दे दी जाती है कि 14 दिन की फला डेट को ये न्यायालय में उपस्थित होगा और उस दरमियान ही उसकी बेल ऑर्डर हो जाते हैं। अब मान लो उस लास्ट दिन ही उसकी बेल ऑर्डर हुई और वहां से तहरीर चली गई जेल में। अब उस कंडीशन में आप जो करे वो सही है कि जब उसे वहीं छोड़ा जाना है और उस तारीख को कोर्ट में ले जाना है तो वो ले जाना पॉसिबल नहीं, संभव नहीं, क्योंकि वो डेट जो है क्योंकि इसमें यही कहा है अगर कहीं उसे वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय जो उसे चाहा गया समय है केस समाप्त होने के पूर्व भी समाप्त हो रही है। भाई आपने जो है वो जैसे मान लो 15 तारीख दी है और 15 तारीख को आपने जो है उसका रिलीज ऑर्डर दे दिया है तो फिर वो तो समय है वो वैसे समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो कारणों को लेकर करते हुए उस जो ऑर्डर है उसकी कंप्लाइन नहीं करेगा। नहीं, वहां तो वो बाउंड नहीं है ना, क्योंकि उसी कोर्ट ने उसकी बेल दी है और अगर ऊपर की कोर्ट ने भी बेल दी है तो जो उसके बेल बॉन्ड है उनको तस्दीक तो उसी ने किया है, मजिस्ट्रेट ने। तो वहां तो क्या है कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक जगह तो वो बेल ग्रांट कर रहा है उसको और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको 1 सप्ताह बाद या रिमांड पेपर के अनुसार मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में है, फिर जेल अथॉरिटी के ऊपर कोई बाउंड नहीं है ये, क्योंकि अगर उसको बेल पे रिलीज किया है तो वो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट ने ही उसको रिलीज किया है। यस बिल्कुल। सर मैं पेपर तो पहले हेलो बोले। हेलो हाँ गणेश जी बोलो। सर मैं अगर कुछ निवेदन करूं, आज्ञा है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, अभी ओपन सेशन चल रहा है। तो सर ये सर बिल्कुल ऐसा सही प्रतीत होता है कि यदि वो एक ही मजिस्ट्रेट है ना तो फिर वो उसके मतलब कहते हैं ना कि उसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में थोड़ा सा वेरियस सा प्रतीत होता है कि एक तरफ तो वो बेल बॉन्ड भी तस्दीक कर रहा है, दूसरी तरफ बुला भी रहा है। हाँ, यदि अगर मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल इसमें सेट करता हूँ कि यदि मान लीजिए कि टोडराई सिंह के कोर्ट ने उसको 1 महीने के लिए निरुद्ध किया है और उसकी अवधि खत्म हो रही है 20 फरवरी को, और मान लीजिए कि 7 दिन पहले यानी कि 10 फरवरी को वहां से एक ऑर्डर आता है मालपुरा कोर्ट से कि साहब इस 100 एंड 100 व्यक्ति को यहाँ पे हमारे यहाँ मालपुरा कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि हमें ये पता लगा है कि ये व्यक्ति आपके यहाँ निरुद्ध है और इसे आप प्रस्तुत कीजिए साहब 22 तारीख को। ठीक है, अब जेलर के सामने क्योंकि मालपुरा कोर्ट को तो पता नहीं है कि वो कब तक के लिए निरुद्ध है, तो वो मान लीजिए कि वो ये कहेगा कि उसका फिर जेलर का दायित्व बन जाता है वहां पे कोर्ट को ये सूचना देना, वापस बताना कि महोदय मैं 100 एंड 100 ऑर्डर के टोडराई सिंह कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन में मैं इसे 20 फरवरी तक ही निरुद्ध रख सकता हूँ, 21 फरवरी की सुबह में मुझे इसको रिलीज करना पड़ेगा और आपने आदेश पारित किया है 22 तारीख को, अन्यथा मुझे इसमें या तो मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं या फिर अन्यथा अपने आदेश को निरस्त करें। उसे सूचना देने का दायित्व उसे वहां बन जाता है और यदि फिर न्यायालय को यदि प्रतीत होता है तो फिर वो उसे पुलिस को वारंट सौंप कर दोबारा उसको वापस जेल के वहां से गिरफ्तार करा सकेगा, मेरा ऐसा मानना है।
इसमें कुछ हो तो थोड़ा सुधार करें सर, वर्मा सर को निवेदन है। नहीं बिल्कुल, देखो मेरे को याद आ गया एक केस, अभी ये लॉकडाउन पीरियड का ही है। एक मोटर मैकेनिक था, वो मोटर मैकेनिक के पास में क्या, वो चोरों का, जो चोर होते थे गाड़ियां चुराते थे 4 व्हीलर वगैरह, तो उसमें लिप्त था वो। तो जो चोरी करते थे 4 व्हीलर्स वगैरह को, वो कहीं से गाड़ियां लेके आते थे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इवन राजस्थान आल्सो। और वो शायद चोमू के आसपास उसका कोई वर्कशॉप था। तो चोर जो गाड़ियां लेकर के आते थे, तो वो क्या करता था, उनके इंजन है वो दूसरी गाड़ियों में डाल देता था, इंजन निकाल के चोरी की गाड़ियों के दूसरे में डाल देता था। तो इस तरह वो पकड़ा गया। तो एक केस तो उसका इंस्टीट्यूट हुआ है जयपुर में। बाद में दूसरा पता लगा कि वो एक हरियाणा के अंदर भी कोई गाड़ी चोरी हुई थी, उसके अंदर भी वो उसमें लिप्त था। तो उसका क्या किया उन्होंने कि जयपुर के अंदर वो जेल में था, जयपुर में जेल में था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि हाईकोर्ट से करीब 1 महीने बाद में उसके बेल के ऑर्डर हो गए। अब जिस दिन उसको रिलीज होना था जेल से, हाईकोर्ट के ऑर्डर से, उसके 1 या 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस आई और आकर के उन्होंने एक लेटर दिया जेल अथॉरिटी को। हालांकि उन्होंने प्रोडक्शन वारंट नहीं लिया, क्योंकि प्रोडक्शन वारंट तो कोर्ट जारी करती है, पर उन्होंने सिर्फ एक लेटर लेकर के आके, उनके 2 रीजन थे कि ये मुलजिम कहां पर है। तो वो मुलजिम था जो जयपुर की जेल में बंद था। तो जेल अथॉरिटीज को वो एक हरियाणा से एक लेटर लेके आए थे, और वो लेटर उन्होंने उसको दे दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से जयपुर से उसके बेल ऑर्डर है वो तस्दीक हो गए यहाँ वाले ऑफेंस के लिए। उसके बावजूद भी जेल अथॉरिटी जयपुर ने उसको रिलीज नहीं किया, उस लेटर के आधार पे कि ही इज रिक्वायर्ड बाय द अनदर कोर्ट आल्सो, या वहां की पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी जरूरत है। अब उसके लिए उसने क्या है कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी लगाई थी हाई कोर्ट में कि आपके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो रही है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जेल अथॉरिटी ने ये बोला कि सर ऑलरेडी ये आदमी है, ये ऑफेंडर है, और ही इज रिक्वायर्ड बाय द हरियाणा पुलिस आल्सो। तो अगर इस को रिलीज कर दिया जाएगा तो ये एब्सटेंड कर जाएगा, हो सकता है कि फिर ये पकड़ में नहीं आए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इवन विदाउट ऑर्डर, अगर जेल अथॉरिटी को ये मालूम चल जाता है कि ये मुलजिम है, किसी दूसरे मामले में भी वांछित है, तो भी उसको नहीं छोड़ा जाता। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जेल अथॉरिटी ने हरियाणा पुलिस को कहा कि भाई आप लेटर देके चले गए, इसके बेल के ऑर्डर तस्दीक हो गए हैं, हमें रिलीज करना है, तो आप जल्दी से आ जाओ, जो कार्रवाई करनी है करो, नहीं तो हम इसको मुलजिम को रिलीज करेंगे। तो हरियाणा पुलिस ने क्या कहा कि हमारी तो ड्यूटी है यहाँ पर, और हम तो ये जो किसान आंदोलन है इसमें फंसे हुए हैं हम लोग। तो ऐसे करके वो वहां से जेल अथॉरिटी द्वारा इन्फॉर्म करने के बाद भी 1 सप्ताह बाद वहां पर आए, और कोर्ट का जो आदेश था जयपुर का, उसके बावजूद भी उसको रिलीज नहीं किया गया था, बिकॉज ही वाज रिक्वायर्ड बाय द अनदर पुलिस एजेंसी। तो मेरे को लगता नहीं कि अगर कोई ऑर्डर है इस तरह का, तो कोई जेलर इतना बोल्ड स्टेप लेगा कि वो उसको रिलीज कर देगा और उसको कंप्लायंस नहीं करेगा, जब तक उसको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिए जाए कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो प्रैक्टिकली ये होता है, जेल अथॉरिटी ऐसा नहीं करती, रिलीज नहीं करते उसको। अधिकांश जो है वो अपने ऑर्डर में भी जो मजिस्ट्रेट है वो नीचे लाइन डालता है कि अगर अन्य मुकदमे में वांछित नहीं हो तो अभियुक्त को छोड़ दिया जाए, वो कंडीशन उसी में रहती है ऑर्डर में ही। बिल्कुल 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 ये लाइन एक्सपेक्ट भी कर रहे थे हम। वर्मा सर ने पिछली बार ये परिस्थिति बताई थी हमको एक बार, जब पिछली बार हम सीआरपीसी ले रहे थे, तो वो लाइन राजकुमार जी ने बोली, आज पिछली बार वर्मा सर ने बोली थी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब मैं मानता हूँ आज डिस्कशन बहुत, ममता जी और जैसे ममता जी सोच रहे थे कुछ कहना चाह रहे हो, डिस्कशन कुछ समझ में आया या बोरियत महसूस कर रहे थे? नहीं सर, मैं माइंड मतलब मानसिक रूप से जो जो आप लोग बता रहे थे ना, मैं वहां घूम रही थी। मुझे समझ में आया है। लेकिन सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आप सब मुझे बताएंगे? क्या क्या ममता जी? मुझे ना आज एक बेल भी करवानी है, 393 की है, सन 2019 की है। तो हरियाणा के कुछ लोगों ने, यहाँ अलवर के पास एक गांव है राजगढ़, तो वहां पे जो ट्रक था रात के 2:30 बजे जो पत्थरों से भरा हुआ था,
तो वो मुलजिम लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से आए 2:30 बजे के अबाउट, और उस ड्राइवर को बंधक बनाया, अपनी गाड़ी में डाला, और उस ट्रक को, उसके मोबाइल फोन वोन को सबको वो लोग लेकर के चले गए। अब आप मुझे ये बताइए और हाँ, FIR अज्ञात व्यक्तियों के नाम से करवाई गई थी, कोई ज्ञात व्यक्ति के नाम से नहीं करवाई गई थी। तो अब आप ये मुझे बताइए, और जो मेरा जो मुलजिम है जिसकी मुझे आज बेल करवानी है, उसको वो कौन सा चालान पेश किया जाता है? तितम्बा चालान के तहत उसको मुलजिम बनाया गया है। और इसमें एक अक्यूज की जमानत भी हो चुकी है हाई कोर्ट के द्वारा, और आज मुझे अपने अभियुक्त की जमानत करवानी है, तो इसके लिए मुझे ग्राउंड बताइए प्लीज। वर्मा सर और राजकुमार जी बहुत अच्छे ग्राउंड बताएंगे, 173 उनको क्या बेल खरीद कराने का काम कराते हैं। 173(8) वाली है ना तितम्बरा? हाँ। ठीक। हाँ, तितम्बा चार्जशीट होती है वो 172 में, जगह कोई अगर मुलजिम रह जाता है तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के बाद में उसके प्रस्तुत कर जाए। वैसे ममता जी, आपकी जो है वो बेल 193 में हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वो लोअर कोर्ट के द्वारा ट्रायल है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल की सजा का उसमें प्रावधान है। सर एक बात बताइए, ये लूट है? हाँ बिल्कुल लूट। जो लोअर कोर्ट अगर चाहे तो 394 का जो मामला है, हाँ, ये उसमें भी बेल जो है वो ग्रांट है। अभी मैंने 10 दिन पहले करवाई थी उसमें, बल्कि उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था एज ए कंडीशन। उसमें उपति थी, लूट के लिए उपति थी और मेन रोड पे थी। तो ये चीजें हैं। 14 साल के लिए है ना, जब कोई राजमार्ग पे सूर्य उदय से पूर्व को लूट की जाती है तो 14 साल का कारावास है उसमें शायद, मे भी। तो नेशनल हाईवे पे था क्या आपका? हाँ। फिर तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, उपेक्षित नहीं करें, वो सीधा सेशन ट्रायल में चला जाएगा। नहीं, मैंने सेशन कोशिश तो अपनी तरफ से करनी चाहिए, वैसे कोशिश करनी चाहिए। तो उसमें ही आप जो आपकी चार्जशीट है, उस चार्जशीट में आप उसको क्लू देखें, एविडेंस में क्लू देखें कि कब उसको जो है उसकी प्रेजेंस हुई है उसमें, वो जेसी में कब से है, पहले से चल रहा है वो या नहीं चल रहा है? अबाउट 26 डेज हो गए उसको। 26 डेज तो वैसे इस मामले के लिए कमी है, पर देखो मजिस्ट्रेट का क्योंकि ये जो पावर है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पावर है मजिस्ट्रेट का है, वो चाहे उसके अगर विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी बेल जो है वो ग्रांट करे या नहीं करे। अब आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं? नहीं सर, मैंने एक्चुअली में क्या है कि ये हमारे पास आए उससे पहले ना चालान पेश हो चुका था, तो आज हम लोगों ने आज नहीं 4-5 दिन पहले 439 में डीजे कोर्ट में लगा दिए, तो डीजे ने उसको एडीजे के यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो एडीजे के यहाँ आज बेल आर्गुमेंट करना है मुझे। एडीजे में तो बिल्कुल हो जाएगी आपकी। हाँ, हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी, एडीजे में बिल्कुल हो जाएगी, आपको निश्चित रूप से बेल ग्रांट होगी वहां। नहीं, वैसे मैंने स्टडी तो कर ली है, लेकिन 1-2 ग्राउंड आप भी बता दीजिए ना, आप लोग भी प्लीज। बिल्कुल राजकुमार जी, ग्राउंड बताइए आप। अब वो तो बिना फाइल देखे, क्योंकि उसमें फाइल देखना पड़ेगा, वो कौन मुलजिम है, कब आया, कौन सी डेट को, किस जगह ऑफेंस उसने किया है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, पर मतलब पहले फिर आप कंक्लूड करना। एक्चुअली वैसे तो हमारा काम बेल खारिज कराना है, और फिर भी एक ग्राउंड तो ये होगा कि आप ही देखो कि बरामदगी आपके अभियुक्त से कुछ हुई है क्या। अगर आपके अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है, एक तो आधार ये, दूसरा कोई पहचान करवाई है, शिनाख्ती की कार्रवाई हुई थी क्या, उन्हें बापुर्दा गिरफ्तार किया था क्या, तो ये टेक्निकल कमी देखना आप बापुर्दा गिरफ्तार होने की। तीसरी, को एक्यूज की बेल हो चुकी पहले, तो आप ये भी एक आधार ले सकते हैं। और वर्मा सर बताएंगे। उमेश जी, इसमें तो चालान ही पेश हो गया, तो इन्वेस्टिगेशन बाकी कहाँ रहा? चालान ही पेश हो गया, सही है सर, तो उसमें तो पहचान भी होगी, उसकी रिकवरी भी होगी, सारा कुछ हो गया। नहीं, इससे रिकवरी सर, ये 2 मुलजिम है सर। एक तो कई बार तितम्बा केवल गिरफ्तारी करते हैं और उसमें मान लेते हैं पहले वाले से बरामदगी हुई हो, मान लो इससे कोई बरामदगी नहीं है, तो इसको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। चालान तो पेश हो गया, पर अब इस मुलजिम से पहले चालान पेश हो गया, सब हो गया, इसको तो अभी अरेस्ट किया बाद में तितम्बा चालान के समय, एडीजे कोर्ट में अब है। सर मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आई थी, जिसमें क्या 2 मुलजिम थे, तो एक की जो है वो बेल जो है वो ग्रांट नहीं की थी, तब हाई कोर्ट में मैंने लगाई थी। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना सा कहा था कि उक्त पत्रावली में चालान जो है प्रस्तुत हो चुका है, इसलिए कोई मैटर जो है शेष नहीं है। लोअर कोर्ट को अपने स्वविवेक के अनुसार जमानत जो है वो तस्दीक कर लेनी चाहिए। वो
जितना भी बॉन्ड दे वो दे सकता है। इतनी सी लाइन लिखी हुई सर हाईकोर्ट से आई है कि चालान प्रस्तुत होने के बाद में वो जो राइट है वो लोअर कोर्ट को उससे भी है कि वो उसकी जो बेल है वो ग्रांट कर दे। चालान प्रस्तुत नहीं होने पर तो अलग अलग कंडीशन, होने पर तो फिर जो है उसको जो दूसरा मौका है वो बिल्कुल मिलना चाहिए, ग्रांट का मौका, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो कुछ बाकी रहा ही नहीं ना कि वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा या कुछ ऐसी चीजें हैं स्थिति में परिवर्तन करेगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। आपने चार्जशीट सबमिट कर दी, अब बचा ही नहीं है कुछ भी। सर दिग्विजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, वैसे उमेश सर की बात पे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने जो बात करी कि रिकवरी हुई एक नहीं हुई है, दूसरे अभियुक्त को जो बेल हुई एक नहीं हुई है, और मुलजिम नामजद था या नहीं था, तो यहाँ पर जो ये दी गई प्रॉब्लम में आधे फैक्ट तो पूरे नहीं बताए इन्होंने, लेकिन जितने फैक्ट पकड़ में आते हैं वो ये कहते हैं कि मुलजिम अज्ञात थे। तो पहली बात, यदि शिनाख्त की कार्रवाई नहीं हुई है तो भी रोल अदा करेगी कि मुलजिम कैसे माना है, मुलजिम ट्रेस कैसे हुआ है। तो ट्रेस करने के ग्राउंड आपको तितम्मा चार्जशीट की कॉपी मिली होगी कि साहब, और उससे पहले वाली चार्जशीट में मेंशन होगा कि वो ट्रेस कैसे हुआ था। तो ट्रेस यदि वो पूछताछ नोट के आधार पर हुआ है तो वहाँ अपने आप में वो एक्विटल होगा ट्रायल के दौरान ही भविष्य, यदि रिकवरी नहीं है तो। पहला तो रिजल्ट तो ये है ट्रायल का। लेकिन मान लें कि एक बार की यदि पूछताछ नोट के आधार पर एक्यूज बना दिया है और रिकवरी कुछ भी नहीं है, न उसका कोई नाम न कोई पहचान हुई है, तो केवल पूछताछ नोट ही एकमात्र आधार रह गया ना कि उसको एक्यूज बना दिया। पूछताछ नोट की कोई एविडेंस की वैल्यू है नहीं, साक्षिक मूल्य नहीं होता पूछताछ नोट। हालांकि पूछताछ नोट अपराध को फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, कन्फेशन है वो, लेकिन एविडेंस में कन्फेशन के रोल अदा नहीं करता कि कानूनी बिंदु पे बात करनी चाहिए आपको। तो ये कानूनी बिंदु है साहब, इसमें रिकवरी नहीं है कुछ, इसको तो पूछताछ नोट के आधार पर फंसाया है, अपराध नहीं किया है कि उसने। ये कह सकते हैं यदि रिकवरी नहीं है, रिकवरी है तो फिर एक बात थोड़ी कोरोबोरेशन हो जाता है कि रिकवरी हुई है। तो हेलो, क्या ममता जी समझ में आ गया? हाँ सर, ये बहुत अच्छा Thank ग्राउंड you. होता है। हाँ ये तो सर। डीप, ये आपको डीप में जाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको चालान पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, मैं आज जल्दी निकल जाऊंगी। हाँ। मैंने कहा था मिर्चा की चालान की कॉपी तो हम लोगों को कोर्ट के द्वारा देनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए थी। एनीवे लेकिन मैं आज जल्दी निकल जाऊंगी, 10 बजे ही चले जाऊंगी कोर्ट, तो उससे पहले देख लेंगे। 10:30 के अबाउट होगी बेल तो। आप ये सारे ग्राउंड ले लेना जो राजकुमार जी ने बताया, दिग्विजय जी ने बताया। कितने दिन से कस्टडी में है वो? सर एक्चुअली में क्या है कि ये मैटर तो 2019 के 10वें महीने का है, तो इसको एब्सकॉन्ड माना गया था इस मुलजिम को। तो एब्सकॉन्ड किस बिहाफ पे माना है? जब आपने तितम्मा चालान पेश किया है, पूछताछ की है मेन अक्यूज से, तभी तो आपने इसको अक्यूज बनाया है। दूसरा, अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरा जो 2020 तो पूरा कोरोना महामारी में निकला है, तो इस दरमियान तो हर इंसान लॉकडाउन के तहत हमारे घर अपने अपने घरों में ही था, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती थी। तीसरा सर, जो जहाँ ये घटना कारित हुई थी उससे मात्र 100 गज की दूरी, 100 गज की दूरी पर ही वो पुलिस नाका चौकी पोस्ट बोलते हैं ना, उसको पुलिस पोस्ट, वो भी वहां से 100 गज, मात्र 100 गज की दूरी पे ही थी। अगर ये वारदात हुई, चीखने चिल्लाने की आवाज भी आई होगी, तो पुलिस वालों को वहां पहुंचना चाहिए था, और रात्रि का समय था और नेशनल हाईवे है, बहुत से लोग आते जाते हैं, तो उनके द्वारा भी अगर ये वास्तव में घटना घटित हुई थी तो उनके द्वारा भी देखा जाना चाहिए था। या जो रात में जो पुलिस गश्त करती है, तो उसके द्वारा इस घटना को क्यों नहीं देखा गया? और कोई रिकवरी शेष नहीं है, सारी रिकवरी हो चुकी है और चालान भी पेश हो चुका है, और हमारे अभियुक्त की कोई शिनाख्त परेड नहीं हुई है। तो सर मैंने ये सारे ग्राउंड बनाए हैं जो मैंने रात को बनाए थे। अब मैं इसमें ये भी एडिशनल आपने चार्ज के ग्राउंड भी मेंशन कर दिए, जो चार्ज आर्गुमेंट आप करेंगे ना वो भी मिक्स कर दिया आपने इसमें। जाने की जरूरत नहीं है। आप तो डिस्चार्ज वाले ग्राउंड बता रहे हो, आप तो बेल वाले ग्राउंड बताओ कि वो इतने दिन से कस्टडी में है, जब उसको है ना जो झूठा फंसाया गया है, ठीक है, और जो को एक्यूज्ड है, जो उमेश जी ने बताया, को एक्यूज्ड को ऑलरेडी बेल का प्रिविलेज दे दिया गया है, चालान पेश हो गया है, कोई रिकवरी बाकी नहीं है, कोई गवाहों को धमकाने बहकाने का कोई अंदेशा नहीं है, ठीक है।
ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं और मुकदमे में हो और प्रोड्यूस के वारंट के बाद में लाके फिर इसे तत्काल चार्जशीट पेश की हो, ऐसा तो नहीं है ना इनके साथ, आपके केस के साथ? नहीं, मुझे देखना होगा सर। अगर मुझे ऐसा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा भाई। जैसे अच्छा मान जी। लो हाँ सर। जो आपका जो हाँ तितम्बर चार्जशीट अगर उस दशा में पेश की हो कि कहीं प्रोड्यूसिंग वारंट से वो लेके आए हो, उस समय उसको प्राप्त नहीं कर सकते थे, किसी अन्य मुकदमे में था और बाद में वो आया और उसके बाद में फिर उसके खिलाफ अगर चार्जशीट पेश की, अगर ऐसा है तो फिर आपको पूरा वो देखना पड़ेगा। नहीं, मैं निकल के देखती हूँ सर ये सब चीजें आज। उसमें क्या फिर थैंक यू सर। ये तो क्या इसमें सर सबसे स्ट्रॉन्ग वो रहेगा पूछताछ नोट। अगर केवल पूछताछ नोट के आधार पे अगर उसको मुलजिम बनाया तो बाद में जाके एक्यूटल तो खैर होना ही है, लेकिन वो बेल भी ग्रांट हो जाएगी इसमें। आई थिंक ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस तो महता जी आपको बहुत से आधार बता दिए। यहाँ आपके जो आधार थे उनमें से 2-4 आधार डिस्चार्ज वाले हैं, तो उनको थोड़ा हटा के केवल अपराध की उस पर रखो आप, जैसे वर्मा सर ने बताया। जी सर। तो बात के पॉइंट है। दिग्विजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? शॉर्ट में अपनी बात खत्म करें, जो टाइम 7:15 हो गए और बताएं। सर बात हो गई थी वो तो, मैं पहले बीच में कॉल आ गया अर्जेंट, तो वो हो गया सर। बाकी बात हो गई थी अपनी, मैं बोल रहा था बीच में आ ही गया था कॉल, अर्जेंट था थोड़ा, तो बात बाकी मेरी हो गई थी, मैंने रख दिया था बिंदु जो था ग्राउंड। बाकी सर प्ली बार्गेनिंग पे एक पारस जी का प्रश्न था, उसको ले लेते हैं। वो तो इनका केवल ओरिजिन, हाँ तो इनका ओरिजिन पे प्रश्न था एक कि ये प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है, ऐसा कुछ प्रश्न था कि इसकी क्या जरूरत है, क्या ऐसा कुछ कह रहे थे वो, एक बार रिपीट कर दे तो बढ़िया है। राजीनामा के लिए बोल रहे थे वो कि राजीनामा नहीं, में उसमें क्या फर्क है? इनसे प्रश्न सुन लें एक बार तो ठीक रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, पारस जी बताएं। हेलो। हाँ जी सर। सर एक तो कल हो ही गई थी वैसे चर्चा उसकी, तो दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि दोष सिद्धि के बारे में था। जो दोष सिद्धि के बारे में इसमें बताया गया तो दोष सिद्धि किस प्रकार की है? पूर्व दोष सिद्धि कि किस प्रकार के मामले में दोष सिद्धि मानी जाएगी? क्या किसी भी प्रकार का मामला हो जिसमें पूर्व में दोष सिद्ध किया गया हो वो, या केवल उसी टाइप का अपराध है, या उसी व्यक्ति के विरुद्ध? समझ गए क्वेश्चन सर? हाँ मैं बताऊं पारस जी? हाँ जी। इसमें मतलब आपका यही है कि जो पूर्व दोष सिद्धि है और जिसका जो चार्ज फ्रेम हुआ था, तो क्या वो वही अपराध के बारे में दोष सिद्ध है या किसी दूसरे अपराध के बारे में भी अगर दोष सिद्ध है तो उसका प्रभाव पड़ेगा? वही अपराध और उसी व्यक्ति के विरुद्ध या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध। बिल्कुल, ये अपन ने पहले जो है वो भी बात की थी कि वो पूर्व दोष सिद्धि उन मामलों में लागू होगी जहां वर्धित दंड का बात है, और वो उसी अपराध पर लागू होगी जो उन्होंने जिसका उसके चार्ज फ्रेम या जो आरोप है उसी पे, अगर वो वही अपराध उसने पहले किया है। तो हमने बात की थी ना कि उसी अपराध के लिए अगर मान लो वो वापस रिपीट करता है फिर अगर आरोपित बना दिया जाता है तो पहले वाला जो दंड है वो नहीं दिया जाएगा बल्कि उसे वर्धित दंड दिया जाएगा, तो वो वहां इफेक्टिव होगी वो पूर्व दोष सिद्धि उसे बढ़ा हुआ दंड देने के लिए, तो वहां प्रभावी होगी है। क्योंकि अन्य कोई दूसरा अपराध है जहां वर्धित दंड देने का प्रावधान नहीं है तो वहां फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी और जो है क्लियर कर सकते हैं इसको। इसमें पारस जी इसको एक बार देखो, क्लोज 265 तो है ना जो मैंने देखा जहां तक कि जो प्ली बार्गेनिंग में तो मीन्स है ना, तो वो केवल उसी प्रकार के अपराध से है। और जहां आरोपों के अंदर लगाया था अपन ने कि आरोप में पूर्व दोष सिद्धि का, तो वहां यानी कोई भी दंड हो वो भी लागू होगा, जहां तक मेरी सोच है। किसी प्रकार ये तो आप कह रहे हो वही बात है। 265B का जो क्लोज फर्स्ट सेकंड है ना, सेकंड में ये नीचे की लाइन देखो आप, इसमें लिखा है और स्वेच्छा से मामले में अभिभावक चर्चा दाखिल की है, लास्ट की लाइन है, और उससे पहले ही किसी न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में दोष सिद्ध नहीं किया गया है जिसमें उसे ऐसे अपराध में आरोपित किया गया था। ऐसे ही मामले में, ऐसे मामले में मतलब ऐसे मामले का मतलब क्या है? तो वही हो गया ना, उसी टाइप का मामला।
तो ऐसे ही वहाँ मतलब ऐसे 323 मामले में 341 है तो 323 341 हो गया। ऐसे तो वो बार बार आएगा और पूर्व दोष सिद्धि का बचने की कोशिश करेगा कि मैं बार बार प्ली बार्गेनिंग कर लूं, सबके साथ मारपीट करूं और 1/4 का लाभ ले लूं या फिर मिनिमम का लाभ ले लूं। तो वो ये कहना चाहता कि ऐसा पहले ऐसे अपराध में पहले दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। वैसे तो सेंस तो ये होना चाहिए कि यदि मारपीट के मामले हैं चाहे 323-41 हो या 325 भी है, किसी ने पहले एक बार 323-41 325 की तो अभियुक्त सेम हो वो सॉरी विक्टिम सेम हो ये आवश्यक नहीं है। ऐसे ही मामले में किसी न्यायालय द्वारा पहले ही कन्विक्शन नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि वरना तो वर्धित दंड का हकदार हो जाएगा वो। तो वर्धित दंड का हकदार नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब पहले ही ऐसा अपराध नहीं किया हो जिसमें वो प्ली बार्गेनिंग कर रहा है उस जैसा अपराध। सर मैं कुछ एड ऑन करूं इसमें? प्ली बार्गेनिंग में तो हेलो, मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन लेते हैं कि मुझे पूर्व में कभी दोष सिद्ध नहीं किया गया है या मुझे कभी अभिरक्षा का लाभ अभिरक्षा का लाभ जो है वो नहीं दिया गया है, परीक्षा का लाभ, तो तभी वो जो है प्ली बार्गेनिंग में वहां आएगा। अगर पहले उसने ले लिया तो फिर उसे वो दोबारा जो है वो जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। वो इस चीज का एफिडेविट भी लेते हैं मजिस्ट्रेट कि आपको पूर्व में जो है इस प्रकार की कोई जो लाभ है वो नहीं दिया गया है, तो आपको वो जो है वो ग्रांट जो है लाभ मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे आप। पारस जी ऐसा तो नहीं कहने जा रहे हो कि प्ली बार्गेनिंग पहले भी कर चुका और कन्विक्शन हुआ हो? सर मैं यही कहना चाह रहा था कि जो इसमें लिखा हुआ ना कि पूर्व दोष सिद्धि नहीं हो, तो वो ऐसा मामला लिखा हुआ है इसमें। ऐसे मामले का अर्थ क्या है कि वही उसी टाइप का अपराध है या जैसे किसी और अन्य प्रकार का उसने अपराध किया हो, जैसे एक्सीडेंट का ही किया, तो उसमें उसको दोष सिद्ध हुआ। नहीं वो सही है पारस जी, अगर उसने दूसरा भी अपराध कर लिया और वहां पहले अगर वो उसका बेनिफिट ले चुका है तो फिर यहाँ प्ली बार्गेनिंग जो दूसरी बार है उसका बेनिफिट उसे नहीं दिया जाएगा फिर? नहीं यही तो इसमें ये अलग प्रोविजन है, यही कहना चाह रहा हूं मैं कि जो प्ली बार्गेनिंग है उसमें उसी टाइप का अपराध से पहले दोषित किया हो तो उसके लिए है, अन्य के लिए नहीं है शायद। सर मैं कुछ निवेदन करूं? हाँ बोलिए सर। जो अपने पूर्व दोष सिद्धि का कंसेप्ट सर जो कानून में आया है ना, वो दो तरीके से आया है। एक तो पूर्व दोष सिद्धि ली जाती है कि मतलब वर्धित दंड के प्रयोजन से, एक पूर्व दोष सिद्धि ली जाती है कि पीओ का या 360 का लाभ देने के लिए या प्ली बार्गेनिंग का लाभ देने के लिए। अब वर्धित दंड में तो यूं है साहब कि वो उसी सेक्शन के अधीन होना अनिवार्य है। जैसे कि यदि 354C का ट्रायल चल रहा है और 354C में कहा गया है कि यदि प्रथम दोष सिद्धि पर होगा 1 साल से 3 साल तक, मिनिमम 1 साल, और उसे विस्तारित किया जा सकेगा 3 साल तक। और यदि पश्चातवर्ती या द्वितीय दोष सिद्धि होती है तो वहां पे मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम 7 होंगे। एक कंसेप्ट ये। और यदि मान लीजिए पूर्व दोष सिद्धि का कंसेप्ट आता है 360 बत्सरना या फिर पीओ ऑफेंडर एक्ट के तहत, प्रोबेशनरी ऑफेंडर एक्ट के तहत यदि किसी को लाभ देना है तो वहां किसी भी प्रकार की पूर्व दोष सिद्धि पर्याप्त है, चाहे वो 323 की हो चाहे 341 की हो, एनी सेक्शन कोई भी हो, केवल मात्र दोष सिद्धि पर्याप्त है। ये दो कंसेप्ट है, इसे हमें दो कंसेप्ट के रूप में समझना चाहिए पूर्व दोष सिद्धि को। यदि वर्धित दंड की आती है तो वो सेम सेक्शन में जानी चाहिए, और यदि किसी चीज का लाभ देने के लिए आती है ना तो वो किसी भी प्रकार की, क्योंकि जैसे एक पीओ सेक्शन में लिखा हुआ है कि पूर्व में किसी प्रकार की दोष सिद्धि नहीं हुई है, पूर्व में किसी प्रकार की दोष सिद्धि नहीं हुई है, मतलब वो दोष सिद्धि किसी भी प्रकार की हो सकेगी, चाहे तो उसे पेनल्टी इंप्रिजनमेंट दिया हो, चाहे तो फाइन लगाया हो, चाहे सो एंड सो जो भी है एटसेट्रा। तो वहां केवल किसी भी प्रकार की दोष सिद्धि पर्याप्त है लाभ देने के प्रयोजन के लिए। इसी प्रकार यहाँ पीओ में आती है कि साहब यदि पूर्व में किसी प्रकार की दोष सिद्धि हुई है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, जरूरी नहीं है उसने उसी सेक्शन का अपराध किया हो, ऐसे तो फिर हजारों सेक्शन है, हजारों सेक्शन में वो कहेगा कि साहब नहीं साहब पहले तो मैंने मारपीट का किया था, अब तो मैं रेप कर रहा हूँ, बहुत अलग अपराध कर दिया मैंने, या पहले तो डेकोटी की थी और अब तो मैं किसी को चाकू मार के आया हूँ। तो दोनों में नहीं है, इसमें यूं इसका इंटरप्रिटेशन यूं है जैसा मैं समझ पाया हूं
कि यदि कहीं लाभ देना है किसी को तो पूर्व दोष सिद्धि किसी भी प्रकार की पर्याप्त है। उसका इंटरप्रिटेशन हमें कतई ये नहीं निकालना चाहिए कि उसी सेक्शन में या उसी श्रेणी के अपराध के तहत होनी चाहिए। ये मैं समझ पाया हूँ। अब ये कुछ एड ऑन हो तो वर्मा सर से निवेदन करूंगा कुछ इसमें इंटरप्रिटेशन और निकाल के। एक मिनट में बोलूं, हालांकि जो ये सेक्शन है ना, उसकी मंशा तो ऐसे शब्द में है कि जिसको पढ़ेंगे ना लास्ट की 3 लाइन, और उसे पहले किसी न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में जिसमें उसे ऐसे अपराध में आरोपित किया गया है दोषित नहीं किया है, तो जो ऐसा वर्ड है ना ये कंफ्यूजिंग है। सर मैं सर ऐसे का इंटरप्रिटेशन निकाल के बताता हूँ। ऐसे का मतलब वे सब अपराध है जो 7 साल तक एक्सटेंड करते हैं, तो हम केवल उसे एक सेक्शन बेस अपराध नहीं ले सकते सर। ऐसे में ऐसे कौन से अपराध होंगे? अभिवाद चर्चा सबसे पहला इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि ऐसे कौन से? ऐसे वे अपराध होंगे जहां पे अध्याय 21 से लागू हो रहा है। अब उस अध्याय 1 की विस्तारना सोचनी पड़ेगी पहले तो कि अध्याय 21 के कहां तक लागू होता है, और जहां जहां अध्याय 21 के लागू होता है वहां वहां ऐसे शब्द का विस्तार होगा, उस जो ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, क्योंकि वो ऐसे वे अपराध होंगे जिसकी विस्तारना अध्याय 21 की है कंप्लीटली, तो वहां वहां लागू होगा ये। सर वर्मा से निवेदन है कि कुछ डाउन ऐसा अपराध नहीं सर। एक सेकंड उमेश, am I audible? बिल्कुल सर, रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले रोहित को सुन ले। रोहित कुछ कहना चाह रहे। सर इसके अंदर अब इंग्लिश वाला पार्ट पढ़िए। He has not been previously been convicted by a court in a case in which he has been charged with the same offense. इसके हिसाब से आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? अब सर क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, ये पॉइंट हम कल के लिए रखेंगे। 8:25 हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में गणेश जी को हम सुनेंगे। अच्छा प्रश्न आके खड़ा हो गया हमारे बीच, इसका उत्तर आज कोशिश करेंगे, सुझाएंगे। वैसे मैं भी सहमत रोहित से हूँ, क्योंकि सेम ऑफेंस में पूरा इंटरप्रिटेशन नहीं, पर प्रैक्टिकली देखें तो गणेश जी की बात में दम है। प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो फिर तो वो हर बात के लिए बचेगा। इस लिए प्रश्न है, इसका आंसर हमको खोजना है। अब मैं रेसेस का टाइम है, रेसेस बाद में सर को मंच सौंपता हूँ, आज वो मॉडरेट करेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू उमेश। 2 मिनट के लिए रेसेस है। हाँ, अभी इस क्वेश्चन का आंसर यदि अंत में समय मिलेगा तो हम उस समय भी चर्चा करेंगे, चिंता ना करें, है ना। 2 मिनट का समय है, 7:27 हो गए, 7:30 पर हम वापस मिलेंगे।